स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप सब भी वेल एंड हेल्दी होंगे, तैयारी भी फंटास्टिक चल रही होगी। सो गाइस, आज का सेशन आपको पता है हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए 2025 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए सेशन लेकर आते हैं। इसमें हम बहुत ही अच्छी लेवल के इजी टू मॉडरेट आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन आपके इसमें इस सेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 80 क्वेश्चंस को रखा गया है, जिसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैथ्स है और रीजनिंग को रखा गया है और इंग्लिश को भी हमने इंक्लूड पूरी तरह से किया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लेवल के होने वाले हैं। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। इफ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो प्लीज़ गिव मी आंसर। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी। तो इफ़ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो गिव मी प्लीज़। सो अब वो आंसर है आपका सी। आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ होने वाला सही। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? तो 73वां, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया था। और वो इरा कब था? तो 1991 से 92 में हमारा जो 1991 से 1992 में संविधान संशोधन हुआ था 73वां। सो सी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है फॉर यू। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपकी हुई थी। आंसर आपका होने वाला है बी, बिल्कुल सही, 1995 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्टेड गाइज। आपको पता है कि हम बहुत ही क्वेश्चन फास्ट करते हैं, हम आपकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप भी स्पीड बढ़ाएं और स्पीड से ही क्वेश्चन के आंसर देने की आप एक हैबिचुअल बन जाएँ। ठीक है। सो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? यहाँ पर बाघ की बात की गई है, यानी कि टाइगर सेंसस के अनुसार। एंड टाइगर सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो अगर आपका आंसर है MP फॉर मध्य प्रदेश, बी बिल्कुल तो सही हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, अगला है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया है गाइज। मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है वो UPSC 2023 में, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती 23 में या फिर 22 में, 23 में या फिर 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन आप टिक मार्क कर लीजिए। सबसे जो प्रमुख बंदरगाह है जहाँ पे मिला है, पोर्ट मिला है, तो लोथल में मिला है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है फॉर यू। भारत का पहला मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो किस समिति की सिफारिश हुई थी? तो वो थी, आंसर आप सी में देख पा रहे होंगे, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो 155 है। आप देख पा रहे होंगे बी में लिखा हुआ 155, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कब कर दिया गया? तो आप आंसर लगाएंगे बी को, यानी कि 2001 में कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया है। बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू। भारत में प्लानिंग कमीशन की योजना आयोग को किसने समाप्त किया? मनमोहन सिंह ने, नहीं, नरेंद्र मोदी। आंसर बी आपका बिल्कुल होने वाला है सही, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार बनी और 2015 में ही प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आ गया। सो आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन गाइस है, किस भारतीय शहर को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो सिटी कौन सी आपकी है? तो वो है बेंगलुरु। इसको टेक्नोलॉजी का हब भी कहा जाता है, स्पेस सेंटर भी कहते हैं। आंसर बी सी बिल्कुल आपका हो जाएगा सही। मुझे उम्मीद है आप आंसर दे पा रहे होंगे गाइस। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप पता है जब बेसिक पता होता है ना तो क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, जब हमें पता होता है, क्योंकि मतलब हमें कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ये तो हमें पता है और ये तो हमने कहीं ना कहीं सुना है। सो क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन या फिर ओजोन? सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होती है वो CO2 होती है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर आप होने वाला है बी, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो वो वर्ष था 1975, यानी कि 1975। उस टाइम हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। आंसर बी आपका बिल्कुल होने वाला है सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंटरनल सिक्योरिटी। तो बताइए कौन है इसमें क्या शशि थरूर जी हैं? नहीं। के रघुनाथ जी हैं? बिल्कुल नहीं। बी के कृष्णन है? नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा फिर क्या? डी आंसर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो इनमें से कोई भी नहीं है।
जो इंटरनल सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन गाइस हाँ डी ही है। किस भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो वो भाषा थी आपकी तमिल। आंसर देखिए बी में लिखा हुआ है। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ। टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो अब हो गई हैं 11, पहले 6 थी। अभी फिलहाल में 2024-25 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सो आंसर फिलहाल है पहली जो भाषा थी वो बी है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है, चीन है, अमेरिका है, तो कौन है? तो आपका हो जाएगा पैरा अपना भारत, जिसकी पॉपुलेशन भाई इंक्रीज ही होती जा रही है। इतने तो मच्छर नहीं बढ़ रहे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में कार्यकारी शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा वो एक्ट है? तो वो एक्ट है 1935। आंसर देखिए सी में लिखा हुआ 1935 अधिनियम से शक्ति मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बर्लिन में, जापान में, सिंगापुर में या फिर रंगून में? देखिए सिंगापुर लिखा जरूर होगा, इसमें सिंगापुर ही लिखा है। तो आंसर सी हो जाएगा आपका सिंगापुर में, क्योंकि उन्होंने जो इसकी स्थापना थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में की थी। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। आंसर बी आपका यहाँ पर होने वाला है, बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है ना वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42nd अमेंडमेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, एक ट्रिक है, एक ट्रिक ही मान लीजिए आप, जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाए कि ऐसा कुछ भी संविधान में कब जोड़ा गया, यानी कि जोड़ने की बात आए जोड़ने की, तो आपको अगर नहीं पता है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जो अमेंडमेंट 42 लगा के आ जाना, ठीक है। और जब भी आपसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा संविधान से हटाया गया और आपको नहीं पता है, तो अगर रिस्क लेना चाहें तो आप आर्टिकल 44 लगा के आ जाना, आपका 90% सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने की बात की गई, तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल सही। कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो वो अपना राज्य है केरला। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस है, मसालों का शहर कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष में किया था? तो 1970 कहाँ पर लिखा हुआ है? आंसर बी बिल्कुल हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में गांधी जी द्वारा किया गया था। आंसर होने वाला है बी बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सो ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो हमारी इंदिरा गांधी जी बनी थी। आंसर आपका होने वाला है सी, और ये लगातार 2 बार बनी थी। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको यूपीएससी पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई हैं। और हमेशा साथियों यूपीएससी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए, 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से, तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है। यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है, एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए कितने मौलिक अधिकार हैं। अगर आपका आंसर है बी यानी कि 6, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके मौलिक अधिकार जो कि
आपको मौलिक अधिकार जो है ना आपके भाग 3 में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। इससे पहले 7 हुआ कथित संपत्ति का अधिकार जो है ना उसको हटा दिया गया 42वें अमेंडमेंट के 44 हमें अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था। सो आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो है ना वो बनवाया था शाहजहां ने, और जो ताजमहल वो भी शाहजहां ने बनवाया था। आंसर इसका ही हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 कहाँ पर लिखा हुआ है? तो बी में लिखा हुआ है 1985 में भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ये पैट का एग्जाम है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम है, कोई आपको इससे जॉब नहीं मिलने वाली है, इसलिए आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद आप जो है ना वो लेखपाल हो गए, सेक्रेटरी हो गए, इस तरह के एग्ज़ाम को दे पाएंगे अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ही टफ नहीं आते, कोई IAS का एग्जाम नहीं है जो बहुत टफ आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि हम आपको करा रहे हैं। सो क्वेश्चन है अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो हम बने थे 1945 में बन गए थे। सो आंसर आपका देखिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1940 हम मतलब आज़ाद होने से पहले ही हम UNO के सदस्य बन चुके थे। आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है, फिर अग्नाशय की होती है, अधिग्रह होती है, या थायराइड की होती है? तो आपको पता है लीवर की सबसे जो ग्रंथि होती है सबसे बड़ी होती है। आंसर आपका यहाँ होने वाला है बी, बिल्कुल सही, लीवर की ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन चला था? तो बताइए कितने दिन चला था? वो 18 दिन चला था। आंसर यहाँ पर होने वाला है सही गाइज, 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध चला था। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो द्वीप है, माजुली है, अच्छा नदी द्वीप, तो आंसर आपका बी ही होने वाला है। माजुली द्वीप सबसे बड़ा है जो कि आसाम में पड़ता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, अगला ऑप्शन ही क्यों देखेंगे हम, बी हो जाएगा। माजुली द्वीप जो कि आसाम में पड़ता है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जलवायु, अरे नहीं भाई, औद्योगिकरण, भारतीय स्वतंत्रता से, संविधान निर्माण से, तो बताइए किससे है? तो अगर आपने दिया है भारतीय स्वतंत्रता, आंसर सी, तो बिल्कुल सही है। आपको पता है जो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे जो कि 1930 से लेकर 31-32 3 हुए थे, जिसमें दूसरे में गांधी जी गए थे, उनके साथ में सुभाष चंद्र बोस जी भी गए थे, और इन्होंने किसी में अटेंड नहीं किया था। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है गाइस भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटका में स्थित है। आंसर आपको होने वाला है बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल सी, यहाँ पर सही। 1925 में काकोरी कांड हुआ था, ये वाला, जिसमें बिस्मिल्लाह करके थे, बिस्मिल्लाह थे, अशफाक उल्लाह खान थे, ये लोग इसमें शामिल थे। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो बताइए कौन है निर्माता, किसको बोला जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर कहा जाता है, जो कि बी में लिखे हुए BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब हुई? तो वो हुई थी, बताइए कब हुई? 23 अगस्त थी 2023 था, 23 अगस्त थी, हाँ 2023, और लगभग ये 2 महीने में, क्यों नहीं 1 महीने में पहुँच गया था, हाँ 1 महीने में जो है ना वो 17 सितंबर को गया था, आई थिंक अगस्त सितंबर नहीं, उससे जुलाई, हाँ जुलाई में गया था और अगस्त में पहुंच गया था, 23 सितंबर था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, बिल्कुल सही है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो बताइए किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है हार्ट के द्वारा। शुद्धि, हार्ट तो इसमें लिखा ही नहीं, हार्ट लिखा है, हाँ हृदय तो लिखा है। आंसर डी बिल्कुल सही होगा, जो हमारा ब्लड है उसका शुद्धिकरण हृदय के द्वारा होता है। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा है किडनी करती है ना, मैंने गलत बता दिया, सॉरी आंसर को, सॉरी शुद्धिकरण की पूछी गई है ना, तो यहाँ पर हाँ वो करता है कि किडनी करती है, किडनी जो है ना वो आपके जो ब्लड है ना उसका शुद्धिकरण करती है। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट जी ने किया था। आंसर यहाँ पर सी लिखा हुआ, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? तो बताइए कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। आंसर यहाँ पर देखें लिखा है डी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो अगर आपने आंसर दिया है शक संवत तो बिल्कुल सही दिया है, कुषाण वंश द्वारा शुरू किया गया था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, संविधान में
न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो वो हमने ली है फ्रांस से। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस से हमने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ली है, जो कि आपने देखा होगा। अगर आपने संविधान का जो प्रस्तावना देखी होगी, प्रस्तावना में लिखा हुआ है न्याय की स्वतंत्रता और न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व की अवधारणा इसमें बाकायदा मतलब झलक रही है। सो आंसर सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। भारत स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर था 2014 था। आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्टिंग की गई थी। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी को पाने के लिए किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो हुज वन, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन के भतीजा भी था और दामाद भी था, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन को मतलब मार दिया था उनकी कुर्सी हथियाने के लिए। तो आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी वही है जिसने बाजार व्यवस्था लेकर आया था, बाजार व्यवस्था यानी बाजार को नियंत्रण व्यवस्था लेकर आया था। सो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, अगर आप ने देखी हो आप लोगों ने, तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रावण किस गोत्र से संबंधित था? तो रावण जो है ना वो पुलस्त्य से था। पुलस से था। सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। सी इज़ करेक्ट है। यहाँ पर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदय यानी कि आधार कार्ड प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आधार कार्ड प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नंदन नीलकेनी। कहाँ पर लिखे हुए हैं? ए में लिखे हुए हैं। नंदन नीलकेनी जी है ना वो उदय के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आंसर आपका ए होने वाला है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, देख पा रहे हो कि आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो बताइए कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। आंसर आपने सी दे ही दिया होगा, मुझे उम्मीद है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो वो यूपी की ही बनी थी। बताइए कौन थी? वो सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। आंसर होने वाला है आपका सी बिल्कुल सही। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना वो पहली महिला थी जो UNO की अध्यक्ष बनी थी, मतलब भारत से। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी थी। सो आंसर यहाँ पर फिलहाल पूछा गया है राज्यपाल, तो आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ब्रह्म प्लस ओस। हमारी देखो ये जो मिसाइल है ना 2 नदियों पर बनी है। ये एक तो है ब्रह्मपुत्र प्लस ओसो करके नदी है, ठीक है, ओसो। तो ये जो है ना ये रशिया की नदी है और ब्रह्मपुत्र तो पता है आपको इंडिया की है। तो इंडिया प्लस रसिया की ये ब्रह्मोस मिसाइल है। देखिए कहाँ पे लिखा, भारत प्लस रूस। आंसर बी में लिखा हुआ, बी इज करेक्ट है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो है गंडक नदी। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आप देखिए मध्य प्रदेश तो लिखा ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हाँ मध्य प्रदेश लिखा था डी में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है ना मध्य प्रदेश में है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर, डी इसको रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 कितनी हो सकती है? 500, 552, 560, 500 कितनी हो सकती है? तो 552 से अधिक नहीं हो सकती है। आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल सही 552। और राज्यसभा की तो 250 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352। देखिए कहाँ पर लिखा है, राष्ट्रपति आपातकाल है ना 352, 552, 352। हाँ आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। आंसर आपका हो जाएगा सी। मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया था आपको, ये क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1925 में। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो शब्द को, व्यंजन को, या स्वर को, या वर्ण को? तो किसको कहा जाता है बताइए? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? आपको पता है तो आंसर बताइए। सो आंसर आपका हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई उसको बोलते हैं वर्ण यानी कि अक्षर। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। मैं समझाऊंगी नहीं, हिंदी तो आप लोगों को अच्छे से आती है, मुझे उम्मीद है आप आंसर दे पा रहे होंगे। सो गाइज स्कोर हो जो भी हो आपका बताना हमें। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे जो है ना बस से जाते हैं, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से। आंसर बी बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द
हरिणा का स्त्रीलिंग होगा, तो हरिणा का स्त्रीलिंग हो जाएगा, बताइए, हरिणी। यहाँ पर कहाँ है हरिणी, हरिणी 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 हरिणी, ए हरिणी, ये लहा, हरिणा का स्त्रीलिंग हरिणी हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आकाश पाताल एक कर देना, अरे नहीं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना उल्लू सीधा करना, उल्टी गंगा बहने लगना, उल्टी गंगा बहने लगना, ये क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाए अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब अपना सा मुंह लेकर जाना। आंसर यहाँ पे मैं शर्म के मारे चुप हो गया, मतलब अपना सा मुंह लेकर रह जाना। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। आपका 56 नंबर का देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया 3, आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? ठीक है, आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए कि इसके विपरीत क्या है, तो आप इसको कॉमन इन जो भी ये फलक दिए गए हैं ना, मतलब जो डायग्राम दिया गया है ना, कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर देखिए आप 2 को इसमें, 2 इसमें है और 2 इसमें है, ठीक है। अब इसको हमें क्लॉक वाइज चलाना है, 2 लिखना है, 2 के बाद क्लॉक में अगर इसको हम सर्कल में चलाएंगे तो क्लॉक ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो 2 के बाद क्या आएगा हमारा? 3 आएगा, 3 के बाद हमारा क्या आएगा? तो 1 आएगा। फिर कॉमन क्या था? 2 था ना इसमें, और 2 यहाँ पर चलते हैं, 2 से ही चलेंगे फिर इसका क्लॉकवाइज चलेंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसमें है तो 2 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या है? तो 6 आएगा, तो 3 के नीचे 6 आने वाला है, और 1 के नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है। तो यहाँ पूछा गया 3 को दर्शाने वाले उसके फलक के विपरीत क्या होगा? 3 के नीचे क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी होना चाहिए, 6 डी में लिखा होगा। देखो 2, अब आप यहाँ पे तो संख्या भी देख सकते हैं, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पर 5 होएगी, ठीक है। और ये 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगी? हमारे 6 हो जाएगी। आंसर देखते हैं, डी में होगा, डी में इस बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन देखते हैं अपना। आप देखिए, सभी बर्गर केक हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम? सभी बर्गर को लिख लेते हैं, बर्गर को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। सभी बर्गर जो है ना वो केक हैं, केक को हमने सी से डिनोट कर लिया, ठीक है। कहते हैं सभी मिठाइयाँ फलक हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, जो सभी मिठाइयाँ जो है ना वो बर्गर हैं। 1 मिनट, आप ऐसे बनाइए, पहले नीचे से चलते हैं। जो जितनी भी मिठाई थी सभी मिठाइयाँ बर्गर हो जाएंगी, सभी मिठाइयाँ हो जाएंगी आपकी बर्गर। फिर ऊपर वाले में क्या है? सभी बर्गर जो हैं वो केक हैं, जो कि हम देख चुके थे पहले से ही। तो ये आपका ऐसे सर्कल होने वाला है कुछ इस तरह से, यानी कि सभी बर्गर हो जाएंगे आपके केक, C4 केक हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है बीच वाली लाइन को देखिए, कुछ मिठाइयाँ फलक हैं। मिठाई कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो जो ये थोड़ी सी मिठाई जो है ना ये फल है, यानी कि फ्रूट है, ठीक है। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनने वाला है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। कुछ फल बर्गर हैं, क्या कुछ फल बर्गर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कुछ फल मिठाई हैं तो बर्गर भी हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सभी मिठाइयाँ जो है ना वो बर्गर हैं। तो पहला तो आपका ऑप्शन हो गया सही। दूसरा है कुछ केक मिठाइयाँ, क्या कुछ जो केक हैं वो मिठाई हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आपको पता है जब भी आपसे पूछा जाए कोई बाहर चीज़ दी गई हुई और बाहर से जब आप अंदर जाएंगे और कुछ उसमें कुछ लगा हो तो वो हमेशा ठीक होगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ बाहर की है जो अंदर के लिए बोला गया, यानी कुछ केक मिठाई है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अंदर लिखा है कुछ अंदर से बाहर के लिए आ रहा है, यानी कि सभी मिठाई, अगर होता सभी मिठाई बर्गर हैं तो हम बिल्कुल सही कर देते। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने दोनों सही, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही, इन दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कूट दिया गया है, उसको हमें देखना है कैसे ये फिट बैठता है। तो देखते हैं, इसमें लिखा है फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल को लिखा इन्होंने UFITE और यल, इन्होंने ऐसे लिखा। आपको कुछ पैटर्न दिखा है? मुझे तो दिखा है, तो मुझे दिख गया है क्या? देखिए आप, इन्होंने कैंची वाली क्रॉपिंग करी है, क्रॉप से इसको मिलाया है, इसको इससे रिप्लेस किया है, इसको यहाँ से रिप्लेस किया है, इसको यहाँ से रिप्लेस किया है, इसको यहाँ से रिप्लेस किया है। तो हम क्यों आगे देखेंगे, हम सीधे इसको कर लेंगे ना। क्या लिखा है हमारे पास? सर कॉर्टेक्स, CORTE और X।
ठीक है। तो हम देखो क्या रिप्लेस करेंगे, ओ को यहाँ पर लेके आएंगे तो ओ यहाँ पर आ जाएगा और सी हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ओ सी वाले देखो दो तो कट गए, ओ सी शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ 2 में हो रही है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो टी है, फिर हमारा टी को रिप्लेस करेंगे, टी को मिलाएंगे यहाँ पर और आर को लिखने वाले हम यहाँ पर। आगे हम देखेंगे, सॉरी आर यहाँ पर आएगी, तो टी आर, ओ सी टी आर, देखो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम इसको चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि ओ सी टी आर इसी में है, आगे ओ सी तो लिखा है लेकिन आर टी लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या एक कॉलोनी है, कॉलोनी की पंक्ति, अच्छा घर पंक्तियों में बने हैं, एक कॉलोनी में जो घर है ना कुछ पंक्ति में बने हैं, कितने घर हैं, तो घर हैं 2, LMNOP 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हमने घर बना लिए। ये कह रहे हैं कि Q और O M के पड़ोसी हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कहा जाए आपसे Q और O जो है ना M के पड़ोसी हैं, इसके मतलब M बीच में होगा, तभी तो M का पड़ोसी Q भी हो जाएगा और O भी हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको सीधे लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर M लिख दिया तो इसको मैं क्या कहूँगी, Q यहाँ पर लिख देती हूँ, Q और यहाँ पर मैंने O लिख दिया, ठीक है। तो अब हो गया ना, Q और M M के पड़ोसी हो गए, ठीक हो गए हैं। फिर कहता है L और N P के पड़ोसी हैं, तो अभी L N हमें कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है, तो इसको लाइन को छोड़ देते हैं। ये लाइन पढ़िए अब यहाँ से, यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब L जो है ना वो यहाँ पर तो नहीं आएगा L, तो L कहाँ पर, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखते हैं, नहीं पड़ोसी है। फिर बोलता है, अब देखते हैं L और N P के पड़ोसी हैं, देखो L यहाँ पर तो आएगा नहीं और L N जो है ना P के पड़ोसी हैं, इसके मतलब P तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि P के पड़ोसी L N है, तो P के अगर P बीच में होगा तभी तो इसके पड़ोसी हो पाएंगे। तो L बोलता है यहाँ पे L आएगा नहीं, तो यहाँ पे L रख सकते हैं ना हम, और यहाँ पर आएगा नहीं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा N आ जाएगा। हमारी सीरीज़ बन गई अपने आप ही। तो देखिए यही होगा। पूछा गया विकल्पों में से Q का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो Q का निकटतम पड़ोसी कौन है, यम है। आंसर बी, सी देख पा रहे होंगे आप, सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करो निधि। क्वेश्चन है अगला 3, अच्छा इसमें आप इसको देखिए, अगर हम कहें कि 2 + 1 3 होता है, फिर हम कहें 3 + 2 5 होता है, फिर यहाँ पर 8 है, इसके मतलब 5 होगा, यहाँ पर 5 + 3 8 होता है। आप देख रहे हो ये अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, 2 3 5, हाँ 2 भी अभाज्य होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा 7, तो 7 + 3 के बाद यहाँ पर सीरीज चल रही है 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 7 और 4 कितने हो गया 11। देखते हैं आप 11 आया तो 7 के बाद कितना आएगा, 7 के बाद हमारा अब अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो हमारी 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 होगी। 11 + 5 आना चाहिए, तो 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा आंसर 16 आना चाहिए। देखिए 16 कहीं लिखा है, हाँ डी बिल्कुल सही लिखा है। आप इसको आगे भी चेक कर सकते हैं। 16 के बाद देखिए क्या, 16 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 13 होती है। 13 में कितने जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 19। देखिए 19 ही आया हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो आगे हम चेक ही क्यों करेंगे, हमें तो आंसर मिल गया। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक मानव नाम है, मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, ठीक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ मानव की आय। आपको पता है आय जो है ना, किसी भी इंसान की आय हो गई, अगर आय में से उसका खर्चा निकाल दें, हम व्यय निकाल दें, तो उसकी बचत मिल जाएगी हमें। आप अपनी इनकम बताइए, आपकी इनकम मान लिया 10,000 है, उसमें से आपने 5,000 खर्च कर दिए, तो माइनस करने पड़ेंगे ना, तब आपकी सेविंग कितनी होगी 5,000 की, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अभी हमें पता नहीं है आय कितनी है, व्यय हमें पता नहीं कितना है, लेकिन हमें पता है, मान लेते हैं बचत को हमने माना है 100, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है ना, उसका जो खर्चा है ना, यहाँ पर देखिए मानव का जो खर्चा है उसकी बचत से 200% अधिक है। तो 100 का 200% कितना होगा 200, और 200 अधिक है तो 200, तो उसका 100 का प्रतिशत 200 हो गया, और 100 ये रहे, 100 उसकी इनकम अपनी है, मतलब बचत है, तो कितना हो गया उसकी खर्चा कितना हो गया 300, तो 300 उसका खर्चा हो गया। अब आप बताइए, आपने खर्चा किया है 300, आपकी बचत हुई है 100 रुपये की, तो इसकी मतलब आपकी इनकम कितनी थी,
अब इसको आप बताइए, आपने खर्चा, आप मार्केट गए, आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपने उसमें 100 रुपये बचाए हैं, 300 रुपये अपने खर्चा किए हैं, तो इसका मतलब सैलरी आपकी कितनी थी? तो 400 थी ना भाई, अपने आप ही 400 आ जाएगी। आप ही बताइए, ये 400 आपकी इनकम है तभी तो आप 300 खर्चा करें आपने और 100 रुपये आपकी बचत हो गई है ना। फिर आगे क्वेश्चन बोला गया कि उसकी आय में 18% की वृद्धि की जाती है। अगर हम 400 में इसकी इनकम में 18% की वृद्धि कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 400 में 118 लिखना पड़ेगा हमें और उसकी हम वृद्धि कर देते हैं तो 0 0 कैंसिल होगा, कितना हो गया 8 चौको 32, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 4 एकन 4, 4 3 7 हो जाएगा और 4 एकन 4, ये हो जाएगा 472। और फिर कहता है कि उसकी बचत, यहाँ पर देखिए बचत में 64% की वृद्धि हुई है। तो अभी हमें आय पता नहीं है कितनी है, ठीक है, और बचत उसकी हमें पता है कि 64% की वृद्धि हुई है। अगर पहले उसकी 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी ना, क्योंकि 64% की वृद्धि हुई है। 100 तो उसकी पहले से थी, 64% और बढ़ा है तो 100 का 64% कितना होगा, 164 हो जाएगा ना। तो फाइनली इसका हो गया। अब बताइए, आपकी उसकी इनकम इतनी है, उसकी खर्चा बचत इतनी है, तो खर्चा कितना किया होगा बताइए। तो इसको क्या करेंगे हम, आप अपने आप सोचिए, आपकी इनकम है इतनी 472 और आपने खर्च कर दिए 164, तो आपकी बचत ये वाली हो गई। तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा यानी कि 12 माइनस 4 कितना बचा 8, 6 में से 6 गए 0, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो बचा 3। अब आपने खर्चा कर डाला है 308 का, आपका खर्चा 308 का हो गया है फाइनली। अब इन्होंने यही पूछा है कि तो उसके व्यय में वृद्धि या फिर कमी कितनी हुई है। आप देख पा रहे हैं, पहले वो खर्चा कर रहा था 300 का, अब कर रहा है 308 रुपये का। तो कितना ज़्यादा कर रहा है, 8 रुपये ज़्यादा कर रहा है। किस पर ज़्यादा कर रहा है, तो 300 पर ज़्यादा कर रहा है। 300 इंटू 100% लगाना पड़ेगा हमें, और ऑब्वियसली ऐसा वृद्धि में ही आएगा। तो 0 कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 इक्वल्स टू लिखेंगे 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, 6 में 8 में से 6 गए तो बचे 2/3, आंसर आ जाएगा 2 सही 2/3। आंसर कहीं लिखा है 2 सही 3/, हाँ बिल्कुल, ए इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ए आपका आंसर सही होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको सही से समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन का अगला है, 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, 10 पुरुष थे, 10 मैन हैं, उनकी औसत आयु हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, एवरेज कितना है उनका, एवरेज है x, तो टोटल कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जब हम एवरेज से नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हमारा जाएगा टोटल x 10x। फिर कहते हैं कि अभी इस लाइन को 3 वर्ष वाली वृद्धि छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि चलो आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि औसत में 3 वर्ष की वृद्धि की जाती है। तो देखो औसत कितना है, यहाँ पर औसत है आपके पास x। अगर आप इसमें 3 वर्ष की वृद्धि करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे आप x + 3, ये आपका 3 वर्ष वृद्धि वाला है। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला है कि जब उनमें से 3 जिनकी आयु 15, 16 और 17 वर्ष है को 3 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब रिप्लेस किया जाता है। ये तीनों गए हैं और 3 नए आए हैं, यानी कि 3x में बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखिए, तो 3 नए पुरुषों की औसत आयु पूछी गई। जो 3 नए पुरुष आए उनकी औसत आयु निकालनी पड़ेगी। टोटल कितने पुरुष हैं, 10x माइनस हमें चला गया एक 15 वाला, फिर माइनस चला गया 16 वाला, फिर माइनस चला गया 17 वाला, प्लस कितने गए हैं, तो 3x वाले आ गए हैं, 3 और आ गए हैं। तो अब टोटल पर्सन कितने हमें पता है 10 है, कि 3 ही गए हैं 3 ही आए हैं, तो टोटल तो 10 ही हुए ना। तो एवरेज 10 से निकालना पड़ेगा। और इक्वल्स टू इनका एवरेज कितना है 3, जो भी एवरेज था हमने x माना था उसमें 3 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फाइनली कैलकुलेशन। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस 10 × 30 इक्वल्स टू 10x माइनस 15 माइनस 16 माइनस 17 प्लस 3x। ओके, सो 10x और माइनस 10x इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे, कट ही जाएंगे वैसे भी, क्योंकि देखिए ये प्लस का है इधर उधर, तो ये कट जाने, पहले काट दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब ये प्लस के माइनस इधर आएंगे तो -3x हो जाएंगे, इधर -3x इक्वल्स टू इधर आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर
-15 बचा, -16 बचा, -17 बचा। अब वो 30 इधर आएगा तब भी माइनस का हो जाएगा, तो 30 इधर हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए, इक्वल सोल्व करते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 6 5 1 हो गया, 2 1 3 31 माइनस के हो गए। फिर यहाँ पे कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 का 7 और 3 1 4, फिर माइनस का माइनस ही होगा, 7 1 8, 4 3 7। अब देखो 78 ये है माइनस के और 3x ये है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या अपना 3x = 78, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 5 18, x बराबर हमें मिल गया है 26। पूछा गया है कि 3 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो जो 3 नए पुरुष उनकी आयु है ना, उनकी एवरेज जो आएगा वो 26 आएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला गया है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, ठीक है। बॉयज़ यहाँ पर हैं और गर्ल यहाँ पर हैं, उनका अनुपात है 8:5, ठीक है। ये है गर्ल, ये है बॉयज़, ठीक है। 6 लड़के चले गए, उसी समय 9 लड़कियां क्लब में आ गईं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 14:13 हो गया। ओह, ऐसे पूछा गया है, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर इसको लाइए, आप करिए, जो पहले 8x थे, अब उसमें चले कितने गए, तो 6, डिवाइड करेंगे। पहले 5x लड़कियाँ थीं, उनमें से आ कितनी गई हैं, तो 9, और अब अनुपात कितना हो गया है, तो 14/13। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कंची वाली मल्टीप्लाई करिए, 18 तेमा आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, तो सॉल्व जब आप 13 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आने वाला है 104। 13 8 104, 104x माइनस 13 का जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छंगे 78 इक्वल्स टू, अब 14 का 5 में करेंगे, 14 पंचे 70, 70x आने वाला है, प्लस 14 का 9 में करेंगे तो 14 नेमा 126 होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 100 देखो 104x और 70x, इसको इधर साइड में ले आते हैं x वाले, तो x इधर जो प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, 70x इक्वल्स टू 126, तो प्लस का ऑलरेडी है ही, जब ये माइनस का उधर में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78, ओके। सो यहाँ पर देखिए आप 104x माइनस 70 कितना बचा, तो यह आपके बच जाएंगे 34x इक्वल्स टू, जब 126 और 78 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 204, ठीक है। तो 204, अब आपका 34x इक्वल्स टू 204 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इन्होंने पूछा है कि क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी, आपको पता है शुरुआत में कितनी थी, तो देख पा रहे होंगे आप, शुरुआत में लड़कियों की संख्या 5 पॉइंट थी, यानी कि 5x थी। तो हम क्या करेंगे, 5 × 6, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 6 30, तो कितनी थी शुरुआत में 30 लड़कियां थी। आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है गाइज, एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने 540 में बेचने पर अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार है ना, पहले वो एक वस्तु को 545 में बेचना चाह रहा था, फिर बेच देता है वो 580 में उसको बेच देता है, तो उसे 7% अधिक प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो वस्तु का CP क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आप पहले क्या करा, वो SP जो ना था, यानी बेचना चाह रहा था वो कितने में, 545 में, ठीक है। फिर दूसरा SP कितना उसने बेच कितने में दिया, तो बेच दिया उसने 580 में। अब बताइए उसने कितने में ज़्यादा में बेच दिया है, तो 580 में से 545 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अब 580 में से आप 545 माइनस कर दीजिए, तो आपका बचेगा 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, यानी कि 35 आपको ज़्यादा। और जो 35 आए हैं ना, वो कह रहे हैं 7% ज़्यादा, मतलब उसको प्राप्त हो गए, तो 7% ज़्यादा किसके बराबर है, तो 35 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, 5 के बराबर हो जाएगा। इसके मतलब CP कितना होगा, यानी कि 100% किसके बराबर होगा, 100% जो होगा वो 5 × 100,
500 के बराबर होना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ पर लिखा है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है, ठीक है। पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है, पिघले हुए मिश्रण का वजन पूछा गया है, मतलब टोटल का पूछा गया है, यानी कि 11, 9, 20 पॉइंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसमें बोला कि इसमें 27 किलो जस्ता की खपत की गई है, यानी कि जो 9x है ना, यानी कि जो जिंक है उसके लिए जो खर्चा किया गया है वो 27 किया गया है। यहाँ पर आप जस्ता नहीं, आप जिंक कहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर जिंक, यानी कि जो जिंक के लिए खर्चा किया गया है वो 27 किलो का किया गया है। अब बताइए 9 पॉइंट के लिए, यानी कि 9x के लिए 27 का खर्चा किया गया है, तो एक के लिए कितना खर्चा किया गया होगा, तो 9 तिमा 27, तो एक जिंक को ख़रीदने के लिए 3 का खर्चा किया गया होगा। अब हमें टोटल का निकालना है कि कॉपर और जिंक दोनों का, यानी कि 20 का, 11 और 9 कितने हुआ 20 का, तो 20 की हम कितना करेंगे मल्टीप्लाई 3 में, तो 20 तिमा 60, तो हमें 60 टोटल जो है ना वो वजन उसका हो जाएगा। 60 कहाँ लिखा है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, आंसर ए इज़ करेक्ट है। अब गाइस दिया गया है आपको DI यानी कि डायग्राम, तो डाटा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन, एक दिन में 5 विभिन्न ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है, ये दूरी दी गई है। ए ने जो है ना दूरी कितनी तरीके की है, तो 475 हो गई, बी की हो गई 350, इसी प्रकार हर किसी की अलग अलग दी गई है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि ट्रक ए द्वारा तय की गई दूरी ट्रक डी द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात कितना है। ओके, ए और डी का अनुपात पूछा गया है, देख लें। ए ने कितना किया है, तो आप देख पा रहे होंगे 400, आप देखो 500 और 445 50 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा ना। अनुपात डी का कितना है, ये है 400 और 450 के बीच में, इसके मतलब हो जाएगा 425, 425, इनको काट लीजिए आप, 5 से काटें, 5 नेम 45, 55 25, 5 अट्ठे 40, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 नेम 45, अनुपात 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, यानी कि आपका हो जाएगा 19-17, आंसर आना चाहिए 19-17 कहीं लिखा है, हाँ बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट हियर, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ पूछा गया है कि सभी ट्रकों द्वारा मिलाकर औसत कितनी दूरी तय की गई है। सभी ट्रकों की अब हमें एवरेज निकालना है, तो सभी ट्रकों की हमें चाल है ना वो जोड़नी पड़ेगी, फिर एवरेज। सो गाइस इसमें हमें सभी ट्रकों की अभी हमें चाल निकालनी पड़ेगी कितनी है, और एवरेज में जो भी ट्रक जो भी हमें दिए गए हैं उनको सबको हमें पहले जोड़ना पड़ेगा, और एवरेज में कितना है वो लिखना पड़ेगा। एवरेज में 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कितना है, इसमें देखते हैं। देखो ए बी सी डी का सबका आप जब जोड़ेंगे, आप जोड़ लीजिएगा। देखो ए का है वही कितना है 475 है, प्लस बी का है 350, और सी का है 550, और फिर हो जाएगा डी का आपका 425 हो जाएगा, और 575 होने वाला है आपका, 575 होने वाला है आपका डी का 575, ठीक है। और डिवाइड में हमें रखने पड़ेंगे 5, क्योंकि टोटल कितने हैं 5 मेंबर हैं, तो इनका जो टोटल आएगा, टोटल अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2375। डिवाइड में जब आपने 5 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 475, आप काट के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 475 किलोमीटर। सो आंसर हम देखते हैं 475 कहाँ लिखा हुआ है, तो 475 हमारा लिखा हुआ है डी में, आंसर डी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होने वाला है, डी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ट्रक ए ने दी गई दूरी 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसतन गति से तय की गई है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि 1 घंटे में जो ए ने दूरी है ना वो 47.5 किलोमीटर तय की है, तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है ए की टोटल दूरी अभी हमने देखी थी, ए ने टोटल दूरी कितनी तय की है, तो वो की है 475, ठीक है, 475 दूरी तय की है। अब आप बताइए जब 475 उसने, इसको यहाँ पे यहाँ देखिए, अगर हम इसमें एक घंटे में उसने 47.5 किलोमीटर दूरी तय की है, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 475 आ जाएगा। इसके मतलब हमें 10 में, और इसकी दूरी टोटल आ जाएगी, इसके मतलब उसने कितनी दूरी तय की है, तो 475 किलोमीटर दूरी तय की। हमें एक घंटे से हमें
47.5 किलोमीटर से हमें 475 किलोमीटर पर पहुंचना है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें यहाँ पर भी 10 से, अगर हमने उधर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब हमें यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जब एक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आर, यानी कि 10 आर में उसने 10 घंटे में उसने 475 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आंसर हमारा होना चाहिए बी, यहाँ पर बिल्कुल सही, बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट अब इंग्लिश क्वेश्चन गाइस स्टार्ट हो गए हैं, देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो वॉयलेट, वॉयलेट का क्या हो जाएगा, वॉयलेट मीन्स होता है बहुत ही भद्दा, तो इसका जेंटलमैन हो जाएगा। आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वॉयलेट जो है ना, वॉयलेट मतलब बहुत ही बेकार इंसान, मतलब हिंसक, जो बहुत ही वॉयलेंस हो। वॉयलेंस से मतलब होता है क्रूरता फैलाने वाला, तो इसका जेंटल मतलब सज्जन इंसान हो जाएगा। आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स पूछा गया है एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट मतलब होता है समस्त, यानी कि संपूर्ण, टोटल। टोटल एग्रीगेट आपने सुना होगा, मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पर यूज़ करते हैं गोदाम वगैरह, सारा एग्रीगेशन हो गया है, सारा संपूर्ण कुछ सब कुछ हो गया है, तो इसका हो जाएगा टोटल। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडम्स पूछा गया है। गिवन आइडम्स का मतलब यानी कि 1 ऑन क्लाउड 9 आइडम्स लैंड 9, क्या अजीब लिखा है ये आइडम्स का मतलब है, अच्छा ऑन क्लाउड 9, यहाँ पर ये थोड़ा टाइप में मिस हुई। ये जो आइडम्स है इसका मतलब बताइए। ऑन क्लाउड 9 मतलब होना बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, तो आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है। क्या वन वर्ड्स में है? वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। एक विमेन जो फैमिली की हेड है उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे बताइए? जो फैमिली की हेड होती है तो उसको कहेंगे हम मैट्रियार्की। ठीक है, मैट्रियार्की बोलते हैं। आंसर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है सिनोनिम्स पूछा गया है इरेक्ट का। इरेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इरेक्ट मतलब होता है बहुत ही सीधा, मतलब कोई सी चीज़ को इरेक्ट करना, मतलब कोई रस्सी टेढ़ी मेढ़ी थी उसको सीधा किया गया, इरेक्ट किया गया। तो इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स पूछा गया है तो उसको क्या किया गया है? तो उसका मतलब है आपका उसको रेज करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, उसको फैलाना पड़ेगा। तो आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे हैं क्वेश्चन थोड़े से जी के। हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना हुआ है? तो भारत बना हुआ। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गाइस हैं, कुछ ही क्वेश्चन है। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 12,000 से कम करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो 12,000 से कम करने वाला देश बिहार बन गया है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ही जो है ना वो सुधार किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने IMF के उप प्रबंधक निदेशक के रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो IMF में किसने इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया है इंडियन मॉनेटरी फंड से। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है हाल ही में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है त्रिपुरा के न्यायाधीश हैं। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? तो किस देश से मिली? हमें मिली है, तो अब वो मिली हमें USA से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन लास्ट, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो यूनेस्को से देश होने वाला बाहर है, जो अमेरिका हुआ है यूनेस्को से बाहर हो गया है। सो क्वेश्चन दिस इज लास्ट, आई थिंक नहीं एक और है, अभी और है। तो हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो किया गया तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए। आंसर है क्वेश्चन अगला है आपके लिए, हाल ही में किफ़ायती भी तो क्वेश्चन है, हाल ही में किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया गया है। तो किसने किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो वो है फिनो, इसका नाम है SBI को। SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान पुरस्कार दिया गया। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज की गई है? तो उसका नाम है केरला राज्य में ये नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिया है? तो किसको दिया है? तो उसको दिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बांग्लादेशी जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको मतलब भूमि अधिकार दे दिया है। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है बी बिल्कुल आपका सही। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन है क्या है, हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने किया? तो उत्तराखंड ने किया। आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में
अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किसको किया गया है, एम्स के, तो उनका नाम है दीपक बगला। कहाँ पे लिखे हैं, दीपक बगला, बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित किया गया। फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान जो है ना वो बनारस में किया गया था, बनारसी आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ओहो 88 क्वेश्चन। So thank you guys, thank you, all the best for attending this lecture, all the best for your exam, thank you.